हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग साउंड वेव का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में आज हम लोग साउंड वेव का प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। जो माध्यम होता है उसमें ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। जो साउंड वेव कैसा वेव होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, अनुदैर्ध्य होता है। और जो रस्सी में वेव होता है, पानी के अंदर जो वेव होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो अनुप्रस्थ वेव क्या होता है, ये इस तरह से चलता है अनुप्रस्थ वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड वेव होता है वो इस तरह से रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन में चलता है। रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन से ये चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल अनुदैर्ध्य वेव होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आपका पूछा गया है, यूपी टेट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग होगा शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में कम, शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा, शुष्क हवा की अपेक्षा दोनों में एक समान होगा। और नेक्स्ट है, इसके घनत्वों पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि का वेग जो होगा वो क्या होगा, तो ये घनत्वों पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है, घनत्व पर निर्भर करता है। तो वेलोसिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए, मॉइस्ट एयर मतलब उसमें वाटर ड्रॉप मिला हुआ है और एक ड्राई एयर। तो क्या होता है कि डेंसिटी से रिलेटेड होता है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, साउंड का वेलोसिटी, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, अंडर रूट डी होता है। तो डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा वेलोसिटी उतना क्या होगा, कम होगा। अब ये देखते हैं कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे नम हवा है, नम हवा है मतलब उसमें वाटर ड्रॉप मिला हुआ है। तो वाटर ड्रॉप मिला हुआ है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा और शुष्क हवा का डेंसिटी कम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। शुष्क हवा का डेंसिटी ज़्यादा है और नम हवा का डेंसिटी कम है। और नम हवा का डेंसिटी कम है और शुष्क हवा का डेंसिटी ज़्यादा है। ये बहुत ही थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, नम हवा में लिक्विड मिला हुआ है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, शुष्क हवा में लिक्विड नहीं है तो उसका डेंसिटी कम होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता है। शुष्क हवा का डेंसिटी ज़्यादा होता है और नम हवा का डेंसिटी कम होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हम रीज़न भी आपको बताएंगे क्यों होता है कम। तो यहाँ पे नम हवा का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो नम हवा का डेंसिटी यहाँ पे कम है, तो नम हवा का डेंसिटी कम है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि नम हवा का में क्या होगा, वेग ज़्यादा होगा और शुष्क हवा में वेग क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। ये देखिए छत्तीसगढ़ टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम आपको बताते हैं कि नम हवा का डेंसिटी क्यों कम होता है, शुष्क हवा का डेंसिटी क्यों ज़्यादा होता है। देखिए होता क्या है, नम हवा जो रहता है तो नम हवा में O2 ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन ये सब मिला हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब का भार क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि मान लीजिए दो यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल है, दो O2 मॉलिक्यूल है, ये ड्राई एयर में हो गया। लेकिन अगर हम लोग नम हवा का बात करेंगे तो नम हवा में क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए एक N2 हटेगा और यहाँ इसके जगह पर H2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, O2 N2 और क्या आ गया, H2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए N2 हट गया और H2 आ गया। तो N2 का वेट और H2 का वेट में बहुत डिफरेंस है। इसका वेट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसका मास कम हो जाता है और वॉल्यूम वही हम लोग रख रहे हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम वही रख रहे हैं हम लोग। तो मास डिक्रीज़ कर रहा है इसलिए डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो नम हवा का डेंसिटी कम होता है, शुष्क हवा का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में क्या होता है, वेग ज़्यादा होता है साउंड वेव का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से गलत कथन को चुनिए। तो कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है, वो हमको पता करना है। तो ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, ये बताइए, ये कभी हो सकता है क्या, क्या कभी जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन करेगी, नहीं, बिना मीडियम का ध्वनि गमन नहीं कर सकती। अगर निर्वात में गमन करती तो हम लोग क्या करते, चंद्रमा पर भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, यही स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। चलिए ये गलत स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग सही स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन में पूछ सकता है। द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर द पिच। कंपन की आवृत्ति उच्च होती है तो तरत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। ये हम लोग पिछले में कर चुके हैं। सभी कंपन गतियाँ दोलन होती है, जो भी कंपन हो रहा है तो वो गतियाँ क्या होगा, दोलन ही होगा। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ की कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। तो बांसुरी में जो ध्वनि होता है वो क्या होता है, ये भी कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो सही नहीं है ध्वनि के संबंध में? तो किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक समान चाल से चलेगी, वायु में ही हम लोग कर रहे हैं, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है स्पीड, तो एक समान चाल से चलेगी। बी में क्या कर रहा है? समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होती है। नहीं, तीव्रता एक होगा, इंटेंसिटी एक है, तो उच्चता एक तरह का होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आयाम पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी से लाउडनेस का रिलेशन नहीं है, लाउडनेस का रिलेशन जो है वो क्या है? आयाम से। आयाम क्या होता है? आयाम तो हम बताए थे, ये इसको आयाम हम लोग बोलते हैं। तो इस पे इंटेंसिटी पे नहीं, आयाम पे निर्भर करता है उच्चता उसका। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए और सही स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। सी नंबर ऑप्शन में क्या कर रहा है? गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे की तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? इंक्रीज करता है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर से प्रभावित होती है। हाँ, प्रभावित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? गलत है। बाकी तीन ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? पहला क्या है? शुष्क वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में। बी में क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में, और 40 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में, और 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। तो किस में ज़्यादा होगी परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से चाल क्या होता है? बढ़ता है। और शुष्क वायु और आर्द्र वायु में किसमें स्पीड ज़्यादा होता है? चाल ज़्यादा होता है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि आर्द्र वायु का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, और शुष्क वायु का डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें चाल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इससे पता चल रहा है कि आर्द्र वायु में ज़्यादा होगा। अब बी और डी में क्या है? यहाँ पर मॉइस्ट एयर है, आर्द्र वायु है। अब 0 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस में किस पे ज़्यादा होगा? तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा होगा आर्द्र वायु में। तो ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या कर रहा है? ध्वनि तरंगे गैसों में दूरगामी होती है। साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन गैस। नहीं, सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में। तो यहाँ सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, तो ये गलत है। बी में क्या कर रहा है? मानव वह ध्वनि सुन सकता है जिसकी 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति है। तो मानव किस ध्वनि को सुन सकता है जिसका 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति है? हाँ, क्योंकि मानव का श्रव्यता कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, वो 15,000 हर्ट्ज को सुन सकता है। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? ध्वनि तरंगे परिवर्तित नहीं हो सकती है, ये भी गलत है, परिवर्तित हो सकती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है, गलत है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे। हम लोग कर चुके हैं, तो ये सीटेट 2022 रीट में पूछा गया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ABCD निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। ए में क्या है? वायु है, जल है, लोहे की छड़ है और निर्वात है। इन विच ऑफ द एवर मीडियम द स्प्रेड साउंड इज लिस्ट एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, निम्न माध्यम में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। सबसे न्यूनतम किस में होगा और सबसे अधिकतम किस में होगा? तो देखिए, सबसे न्यूनतम जो होगा वो किस में होगा? निर्वात में, क्योंकि वैक्यूम में तो 0 होता है, साउंड का स्पीड होगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन न्यूनतम में होना चाहिए, और अधिकतम में क्या होना चाहिए? सॉलिड लोहे की छड़। तो 4 और 3 होना चाहिए, लेकिन 4 और 3 नहीं दिख रहा है कहीं भी, नहीं कोई ऑप्शन में। डी में दिख रहा है 4 और 3, लेकिन 3 और 4 है। लेकिन लिस्ट पहले पूछा है और तब मैक्सिमम पूछा है। देख लीजिए किस तरह से कंफ्यूज कर रहा है ऑप्शन। लेकिन 3 और 4 हम लोग तुरंत मार देंगे, लेकिन ये नहीं, पहले न्यूनतम और फिर अधिकतम। तो न्यूनतम किस में होगा? अब निर्वात नहीं दिया, 4 नंबर ऑप्शन पहला नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? एयर। इसके बाद एयर होगा, इसलिए 1 होगा और फिर क्या होगा? 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1 और 3।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है, प्रस्रव ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। हाँ सही है, प्रस्रव ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, अश्रव्य सुनने लायक नहीं है। और मानव का कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है, हाँ इसीलिए हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों सही है और ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही आंसर को चूज कीजिए। क्या कर रहा है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर देन इन एयर। तो वाटर में क्या होता है तेज गति से जाएगा एज कम्पेयर टू एयर। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड का किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर क्या होता है गैस में। तो वाटर में ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, गैस में कम होगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाटर का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एयर। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डेंसिटी से नहीं होता है, डेंसिटी से यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं डेंसिटी नहीं होता है, डेंसिटी का तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गैस के केस में हम लोग देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ ये क्या होता है, √b/ρ होता है, तो यहाँ पे b ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए आप लोग समझ सकते हैं कि वाटर में ज़्यादा होगा और एयर में क्या होगा, कम होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, रिगिडिटी ऑफ द मीडियम इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ ये करेक्ट है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे रीजन भी बहुत अच्छा दिया है, रिगिडिटी, डेंसिटी नहीं दिया है क्योंकि डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे रिगिडिटी सही ऑप्शन दिया है। तो ए भी सही है, आर भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। और बुक में देखिए आपको जो है समझाया वो थोड़ा गलत समझाया है। बुक में आप देख सकते हैं कि बुक में रीजन थोड़ा गलत दे दिया है कि ये ध्वनि का वेग जो है वो गति माध्यम के घनत्व के डायरेक्टली, ये गलत है, ये चीज़ नहीं होता है। तो ये बुक में थोड़ा सा गलत ये दिया है, ये चीज़ गलत है यहाँ पे। हाँ ये सही है कि ठोस में ज़्यादा होगा, द्रव में कम होगा, गैस में कम होगा, ये सही है, पर ये रीजन गलत है, ये रिगिडिटी के अनुसार ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर ऑन ए हॉट समर डे देन ऑन ए कोल्ड विंटर डे। गर्मी के दिन में क्या होता है कि साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ठंडा के दिन का जो कोल्ड विंटर डे होता है उसके कंपेयर में। हाँ सही है, गर्मी के दिन में क्या होता है, ज़्यादा साउंड का स्पीड होता है क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वायु शुष्क रहता है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा, वायु शुष्क रहता है लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, बट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेंसिटी। अब शुष्क हवा का डेंसिटी कम है बट टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी के ऊपर क्या होगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो सही है। लेकिन जो रीज़न दिया है, द डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर इज़ लेस दैन द डेंसिटी ऑफ द कोल्ड एयर, तो रीज़न भी सही है, हॉट एयर का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, कोल्ड एयर का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट ये इसका सही रीज़न नहीं है। टेम्परेचर अगर रीज़न देता तो ए और आर दोनों सही होता और ए का सही ये करता, व्याख्या भी करता, पर ये नहीं है तो ए और आर दोनों सत्य होगा, लेकिन वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका। बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। ये देखिए आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे 44 का आंसर क्या दिया है, बी, और ये सीटेड 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। नॉलेज आपके पास होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन में क्या होता है, हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। बर्तन से भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है। बर्तन से भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे सही बोल रहा है, बर्तन से भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है, क्योंकि डेंसिटी कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ खाली बर्तन का डेंसिटी क्या है, कम है, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और पानी से भरा हुआ बर्तन है तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा।
तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्या है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि का तरत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तरत्व उच्च होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तो सही कथन यहाँ पे क्या है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, हाँ वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अब बी नंबर ऑप्शन गलत क्या है, ध्वनि का तरत्व उसका आयाम नहीं, तरत्व आयाम नहीं आवृत्ति पर निर्भर करता है। कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तरत्व उच्च होगा, ये गलत है। निम्न है तो तरत्व भी क्या होगा, निम्न होगा। डी में क्या कह रहा है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा होता है, नहीं आयाम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी बी सी डी क्या है, गलत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो साउंड वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है, ये सही है। ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, हाँ ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में गमन करती है, तो ये भी सही है। तो ये और भी दोनों सही है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सी और डी ऑप्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, हाँ साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेजी से चलती है, ये देखिए ये कितना गलत बात बोल रहा है। बताइए वाहिका में कभी साउंड वेव जाएगा, मीडियम रहेगा, नहीं तो कहाँ से जाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। ये छत्तीसगढ़ में टेट में पूछा गया है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, सीटेट से भी थोड़ा स्टैंडर्ड छत्तीसगढ़ टेट, स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे बस थोड़ा सा वो क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। छत्तीसगढ़ टेट का भी लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब आप आपके मित्र से बातचीत करते हैं तब आप ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय मान अनन्य है। मतलब कौन सा मान जो है वो चेंज नहीं है, दोनों का सेम है, जो आप भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहा है, तो दोनों का सेम क्या चीज़ है। अब बताइए, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दोनों का सेम होगा, नहीं। तरंगदैर्घ्य दोनों का सेम होगा, नहीं। एम्पलीट्यूड भी दोनों, क्योंकि किसी का आवाज़ ज़्यादा होगा किसी का आवाज़ कम होगा, उसके साउंड का मधुरता अलग होगा, कर्कश आवाज़ है कि मधुर आवाज़ है, वो फ्रीक्वेंसी अलग होगा, तरत्व अलग होगा, तरंगदैर्घ्य अलग होगा। हाँ दोनों का वेग क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम है। ऐसा तो नहीं कि एक पानी के अंदर जा करके एक हवा में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे नॉर्मल बातचीत हम लोग करते हैं मित्र से, तो हवा में दोनों को बैठ करके बात करते हैं, तो हवा मीडियम सेम है तो वेग भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी क्या होगा, वो सेम होगा दोनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण होता है तो ध्वनि किस में होता है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य में। तो अनुदैर्घ्य में तरंग में होता है, तो सी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है कि अनुदैर्घ्य में होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सी को करेक्ट करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डेसिबल है, तो डेसिबल किसका है, मात्रक। तो ये क्या होता है, ध्वनि का, यहाँ पे क्या होगा, एक ध्वनि के स्तर की माप का, ध्वनि के मेजर द साउंड लेवल। यह क्या होता है, अभी मैच हो रहा था तो मैच में क्या हो रहा था, वहाँ पे डेसिबल में सुनाई दे रहा था कि जब विकेट गिरता था तो उसके बाद क्या होता है 200 डेसिबल तक साउंड चला जाता था, पूरा स्टेडियम का साउंड को वहाँ पे रिकॉर्ड करके और बताता था कितना डेसिबल साउंड यहाँ पे अभी आ रहा है। तो आप लोग देखते होंगे 200 dB, 120 dB, 180 dB इस तरह का वहाँ पे आता था साउंड। ये डेसिबल में नापा जाता है, तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा। ये डेसिबल में क्या होता है, ध्वनि के स्तर को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है तो किसमें होगा, इस्पात में। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इस्पात में क्या होता है, सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति क्या होती है, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या होगा, अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रासोनिक पराश्रव होगा। तो अल्ट्रासोनिक होगा तो ये क्या होगा, 20 हर्ट्ज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब श्रव्य जो होता है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य जो हम लोग सुनते हैं 20 से 20 हर्ट्ज तक होता है, और पराश्रव क्या होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये रीट आर टेट में पूछा गया है, राजस्थान टेट में 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो यहाँ पे देखिए किसमें अधिकतम होगा, तो H2, N2, O2 और ये सभी गैसों में बराबर। तो जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें क्या होगा, चाल अधिक होगा। तो सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, जिसका वेट सबसे कम होगा। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम हम सेम ले रहे हैं, अब मास सबसे कम किसका होगा, तो H2 का मास क्या होगा, सबसे कम होगा।
इसका मतलब इसमें चाल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जो जितना हल्का होगा वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, तो H2 हल्का है वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, तो उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यूपी टेट में पूछा गया है 2013 में। चलिए अब हम लोग क्या होता है इको से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, इको हम लोग को सुनाई देता है ना, ध्वनि जाता है और टकरा करके लौट करके आता है। तो कह रहा है स्टैंडिंग वेव एंड इको वेव आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द एक्वटिस फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना पे होता है, तो जो हमको लौट करके आता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन पे होता है, तो परावर्तन हो करके हमारे पास आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्न से सोनार तकनीक काम में ली जाती है। तो जल में स्थित यहाँ पे क्या होता है, सोनार समुद्र में काम करता है, तो नीचे हम लोग साउंड को भेजते हैं, फिर वो टकरा करके हमारे पास आता है, उससे ये हम लोग काम करते हैं। तो सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, हाँ तो ये सही है, ऑप्शन नंबर जल वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ पे जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा नापने के लिए, तो सी, ए और सी में क्या है, दिशा, चाल, हाँ चाल भी नापने के लिए करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा, इसमें चाल भी दिया है और सी वाला में चाल नहीं दिया है। चलिए अब हम लोग मानव कर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या कहता है, मानव कर्ण का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग होता है। बताओ मानव का कान का कंस्ट्रक्शन में हमको जाना पड़ेगा, तो उसके कंस्ट्रक्शन का कौन सा भाग है जो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड, देखिए हम लोग सुनते हैं साउंड को, फिर हमारे दिमाग में वो जाता है, हमारे पूरी इन्फॉर्मेशन देता है पूरा माइंड को कि वो क्या बोला वो सुनिए, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जा करके हमारे माइंड तक जाता है। तो ये कौन करता है, कर्णावर्त। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, कर्णावर्त जो है ऐसा करता है। तो ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए इतना से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर हम लोग को सुनाई दे रहा है तो वो हमारे लिए कष्टदायक है। तो बताइए स्टेडियम में 200 dB तक जा रहा है, बताइए 80 dB हमारे कान को सुनने का क्षमता नहीं है और वहाँ 200 dB तक जा रहा है, तो बताइए क्या असर होगा कान पे। तो ये थोड़ा सा शोरगुल का हमारे कान पे भी प्रभाव पड़ता है। तो कष्टदायक क्या होगा, 80 dB से ज़्यादा होगा। यह आवाज़ हम सुनेंगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, वो कष्टदायक होगा। मधुर आवाज़ संगीत सुन रहे हैं तो 80 dB तक सही लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाले ध्वनि सुन सकते हैं। तो मानव 20 से कितना होगा, 20,000 हर्ट्ज तक। तभी हम लोग ये कर चुके हैं, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है। तो बताइए यहाँ पे लाइट वेव और साउंड वेव में कौन सा गुण समान नहीं है, कौन सा चीज़ है वो साउंड वेव में नहीं हो सकता है। तो लाइट वेव का इंटरफेरेंस होगा, साउंड वेव का भी इंटरफेरेंस होगा, लाइट वेव का डिफ्रैक्शन होगा, साउंड वेव का भी डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी होगा दोनों का, दोनों परावर्तन भी होगा, लेकिन पोलराइजेशन नहीं होगा। पोलराइजेशन नहीं होगा। देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, दो लाइट मिलता है तो उसके बाद डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनता है, तो उसी तरह से दो साउंड मिलेगा। तो जैसे एक जगह दो लाउड स्पीकर बजा दीजिए, दो तरह का गाना बजा दीजिए और दोनों को लगा दीजिए, तो क्या होगा, वहाँ पे दोनों का मिक्सअप आएगा, तो इंटरफेरेंस हो गया वो। फिर विवर्तन, कहीं पे साउंड गया टकरा करके वहाँ पे क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो वो हो गया डिफ्रैक्शन। हाँ पोलराइजेशन, अब साउंड आ रहा है उसमें से थोड़ा सा साउंड को हम सुने, मतलब उसका कुछ पार्ट को हम सुने या कुछ पार्ट को नहीं सुने, ऐसा हो सकता है नहीं। जबकि लाइट में ऐसा हो सकता है, लाइट का पोलराइजेशन हम कर सकते हैं। जब हम लोग गर्मी के दिन में धूप वाला जो चश्मा लगाते हैं उससे क्या होता है कि हम लोग को लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है, तो हमको यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं, साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। कौन जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, अवरक्त किरणें होता है, ये भी किरणें हैं, ये भी सूक्ष्म तरंग भी क्या होता है, किरणें होता है। तो पराश्रव और अपस्रव ये सब क्या होता है, साउंड होता है, ये सब लाइट वेव से रिलेटेड नहीं है। तो ये लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसलिए क्या होगा, डी जो है ये क्या होगा, चुंबकीय तरंग नहीं है। तो डी होगा आंसर यहाँ पे, क्योंकि ये साउंड वेव है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है। तो ये थोड़ा रटने वाला टाइप का क्वेश्चन दे देता है, ये सब सीटेट में कभी नहीं पूछेगा आपका। तो प्रकाशिक तंतु संचार होता है, छोड़िए इसको, ये बेकार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये भी छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है। संचारण हेतु ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ सही बात है, होती है आवश्यकता। ध्वनि का वेग प्रकाश की वेग से अधिक होता है, बेवकूफ़।
ध्वनि का वेग अगर प्रकाश के वेग से अधिक होगा तो जब बिजली कड़कता है तो हमको क्या मिलता है, पहले हमको प्रकाश सुनाई देता है, उसके बाद ना साउंड सुनाई देता है। तो ये नहीं, ट्रेन आती रहती है तो हमको ट्रेन का लाइट पहले दिखाई देता है, तब उसका साउंड हमको सुनाई देता है। तो ये क्या है, बी गलत है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, सही है। प्रकाश तरंगे चुंबकीय तरंगे होते हैं, सही है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। चलिए यहाँ पे भी क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो परावैगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन वायु में ध्वनि का तो तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, जबकि ये क्या अनुदैर्घ्य है, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग सीटेट का हम लोग क्वेश्चन किए, साउंड वेव से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन किए थे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से लाभ उठाए होंगे। तो अच्छा लगा अगर वीडियो तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे लोग को भी जो सीटेट साइंस का तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में बताइएगा, ताकि उनको लाभ मिल सके। मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको क्वेश्चन से, आप देखिए कितना भी आप NCERT पढ़ लीजिए, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एनी हाउ करना ही करना है, और हम बहुत ही आसान तरीक़ा से टॉपिक वाइज करा रहे हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और क्वेश्चन भी हो रहा है। ऐसे रेंडमली पढ़ने से आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाइएगा, पूरा तो कर लीजिएगा पर कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाइएगा, रिलेट नहीं कर पाइएगा आंसर को। इसलिए आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपका बहुत अच्छा से तैयारी होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।